दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जनरल साइंस प्रश्नोत्तर रूप में। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है आपको बताना है। तो पारसेक दूरी का मात्रक है। बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और पारसेक दोस्तों दूरी का मात्रक है, जो कि पारियाल्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल, इसके नाम से किसको जाना जाता है। तो सही उत्तर आप जानते हैं, माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और सी बेंडा ने इसकी खोज या इसका नामकरण सबसे पहले किया था। तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इसका नामकरण सबसे पहले सी बेंडा ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैक्सेटोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो आप जान लीजिए, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके कारण साबुन के घोल के बुलबुले जो हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, यानी उसमें सभी 7 वर्णक्रम दिखाई देते हैं। अगला है कि विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा, यकृत यानी लीवर। लीवर में विटामिन ए का संग्रह होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। इसका कारण क्या है। तो आप जान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, जिससे जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है। तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति की उपस्थिति यानी सेल वॉल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण जीवाणु और यानी बैक्टीरिया को पादप माना गया है। अगला प्रश्न है, देखिए कि मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वो कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे कार्ल वान फ्रिश। इन्होंने सबसे पहले मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था और इस कारण इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूखा रोग यानी रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप जान लीजिए, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। खसरा रोग किससे फैलता है। तो खसरा यानी मिजेल्स, ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बेंटिक और बेस्ट, 2 वैज्ञानिकों ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन जो है, आप जान लीजिए कि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के केवल पानी से जो खेती की जाती है, जल में की जाने वाली खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को मिलाया जाता है, जिससे पौधों को आवश्यक जो वृद्धि और विकास के लिए उनको आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें, और इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत है कॉड लिवर ऑयल। अगला प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो सही उत्तर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
एक और प्रश्न है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, ये नियम क्या कहलाता है? तो सही उत्तर ये है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में होती हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी शून्यांक नियम कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से है? तो रमन प्रभाव आप जान लीजिए, रमन प्रभाव जो है ये प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पटाखों और बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एक तत्व है स्ट्रांसियम। पटाखों और बारूद में जो लाल रंग होता है वो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो सही उत्तर संवेग संरक्षण पर आधारित है जेट इंजन की कार्यप्रणाली। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो डब्ल्यू जोहानसन ने जो है जीन शब्द का प्रयोग किया था, और जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। एक और प्रश्न पर आते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बंगलौर में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है और यहाँ पर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में MIC कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये अनंत होती है कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? सही उत्तर मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपीडियस कहा जाता है और ये मध्य कान में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो सही उत्तर फूल में। और देखिए, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। अगला प्रश्न है, LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या होता है? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरे रंग के फोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक जंतु वैज्ञानिक है हिप्पोक्रेटस, इनको चिकित्सा विज्ञान यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के नियम बताने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के महत्वपूर्ण जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले जीव वैज्ञानिक थे जिनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैमोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की मैमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एक और प्रश्न है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो बोरेक्स, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोरेक्स कहते हैं, ये सोडियम टेट्राबोरेट इसका सामान्य नाम है, यानी बोरेक्स को वैज्ञानिक भाषा में या रासायनिक दृष्टिकोण से सोडियम टेट्राबोरेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसको मैगेट कहते हैं।
और बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो इनको प्रॉप रूट्स यानी प्रॉप रूट्स कहा जाता है। और अगर जो देखें तो ये वायवीय अवस्तंभक मूल कहे जाते हैं हिंदी में। फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। और कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमेल कहा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि यानी नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो सही उत्तर 98 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं हीलियम परमाणुओं से संयुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर संयुक्त होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो ये अयस्क था पिच ब्लेंड। और आप जान लीजिए कि पिच ब्लेंड से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ या पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत यानी मलबरी के पत्तियों का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से जो खाद्य तेल है उसको वनस्पति घी में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंगों का। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति धातुओं के विद्युत सुचालक होने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु उससे लगभग हल्की होती है, आधी हल्की होती है? तो ये है टाइटेनियम। और टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन या विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो ये 28 होगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है मजबूती के लिए, नहीं तो अगर हम प्योर गोल्ड का कोई आभूषण बनाएंगे तो वो जो है मजबूत नहीं होता है, टूट जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो स्टेनले को। और अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। और किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी होने की संभावना है? तो पैंक्रियाज या जो अग्नाशय होता है उसकी गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना होती है। एक और प्रश्न है, अवतलोत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी या अपसारी? तो सही उत्तर है अवतलोत्तल लेंस अभिसारी यानी कन्वर्जेंट लेंस होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो कार्ल डेविड एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला है, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो ये पिटवा लोहा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है
वाटर गैप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।